मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट तृतीय, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य। महान निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित साहित्य जनसमूह के हृदय, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है का व्याख्या भाग है। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के स्वरूप को संवारने वाले साहित्यकारों में पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाम अग्रणीय है। ये भारतीय युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। कई निबंधकार हुए, कई रचनाकार हुए, परंतु भारतीय युग में कई ऐसे निबंधकार हुए जो सबसे श्रेष्ठ निबंधकार कहलाए। भारतीय युग के समान मस्ती, चातुर्य, हास्यव्यंग आदि भी इनके निबंधों में परिलक्षित होता है, अर्थात दर्शन होते हैं। लेकिन इनका निबंध साहित्य अपने आप में अनुपम तथा बेजोड़ है। निबंध लिखा जाए, मर्म को ढूंढा जाए कि वास्तव में निबंध में क्या होना चाहिए, वो जो लिखा जाना चाहिए वो क्या कि पंडित बालकृष्ण भट्ट ने निबंधों में लिखा, जब भी तो अनुपम और बेजोड़ है। इन्होंने जहां एक और अत्यंत असाधारण एवं विचित्र विषयों पर साहित्यिक निबंध लिखे, वहीं दूसरी ओर समसामयिक विषयों पर अत्यंत गंभीर, शिक्षाप्रद, विचारात्मक निबंधों का प्रणयन भी किया। सभी तरह के अत्यंत गंभीर, शिक्षाप्रद और विचारों से ओतप्रोत जैसे निबंध लिखे। इसलिए उनके निबंध जहां लोकप्रिय हुए, वहीं उनके गद्य शैली भी सरल, सुबोध होने के साथ साथ बोलचाल के अत्यधिक निकट होने के कारण वो लोकप्रिय रही। कितना गूढ़ रहस्य इसमें बात है कि गद्य शैली सरल है, सुबोध है, परंतु बोलचाल की भाषा है बिल्कुल बोलचाल के रूप में, अत्यधिक निकट होने के कारण क्या लोकप्रिय रही। कि रचनाकार वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता कि ढेर सारे निबंध या ढेर सारी रचना, ढेर सारा साहित्य लिख दिया, बल्कि लोकप्रिय वो माना जाता है, श्रेष्ठ निबंधकार या श्रेष्ठ रचनाकार, साहित्यकार वो माना जाता है कि लिखा क्या और समाज के और जनता के लिए क्या उपयोगी हो, जनता या समाज उसको कितना पढ़ता है, समाज को वो कितना काम आता है, वो महत्वपूर्ण होता है। और वही क्या कि लोकप्रिय हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद का नाम महान इसलिए नहीं थे कि उन्होंने करीब 275 कहानियां, 1 दर्जन निबंध और क्या कि और साहित्य लिखा, बल्कि इसलिए था कि समस्या समाज की क्या है, समस्या को उठाया और फिर उसका समाधान भी किया। वही स्थिति लोकप्रिय होने के कगार पर, यह स्थिति पर क्या कि पंडित बालकृष्ण भट्ट के रूप में पंडित बालकृष्ण भट्ट की देखी जा सकती है। दूसरी ओर पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका के माध्यम से अनेक विषयों यथा सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक एवं नैतिक विषयों पर व्यंग और वक्रता का आश्रय लेकर निबंध लिखे। समाज में रूढ़ी, आडंबर, कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड, तिलक छापे, गैरू वस्त्र, धर्म के नाम पर लूट कसोट, कई उहापोह की स्थिति समाज में थी। उन मुद्दों को उठाया, समाज को एक ऐसी नई दिशा, एक नया रास्ता दिखाया जो लोकप्रिय हुए। उसी प्रकार साहित्यिक, कहते हैं कि ज्ञान कोश में संचित राशि के कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान कोश में साहित्य, कि ज्ञान भरा हो, उसमें हमको एक अच्छा संस्कार देता हो, वो साहित्य अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार राजनीति में क्या होना चाहिए, राजनीति क्या कि देश और समाज के लिए काम करती है कि नहीं करती, देश किस दिशा में जा रहा है, देश के क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कुछ घटनाक्रम होने चाहिए वो हो रहे कि नहीं हो रहे, उसको लेकर क्या कि बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या किसमें चित्रण किया। उसी प्रकार नैतिक विषयों पर व्यंग्य, नैतिकता, मानवता, एकता, अखंडता, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण, नैतिक मूल्यों पर भी व्यंग कसे कि आज क्या दिन प्रतिदिन क्या कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है।
नैतिक मूल्यों का कोई होश हवास नहीं है। नैतिक मूल्यों को क्या कि एक तरह से धूमिल होते जा रहे हैं, उनकी ओर कोई ध्यान देता नजर आ रहा, उस पर भी व्यंग कसा और वक्रता का आश्रय लेकर और एक तरह से अटपटा व्यंग कसकर, एक अटपटा विरोधाभास करके उनको क्या कि एक तरह से निबंध लिखे। इसी के साथ उन्होंने निबंधों के साथ साथ आलोचना, उपन्यास, नाटक और कविताएं भी लिखी। केवल निबंध ही नहीं लिखे, उसके साथ आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता वगैरह वगैरह भी लिखी। लेकिन उनकी साहित्य सेवा हिंदी निबंध का प्रकाश स्तंभ है। साहित्य सेवा हिंदी निबंध का प्रकाश स्तंभ है। उनके अधिकांश निबंध साहित्य सरोज, साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली भाग 1 व 2 तथा 2 और भट्ट निबंधमाला भाग 1 व 2 में प्रकाशित हुए हैं। और आगे देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण होता है कि समाज में जो कुछ घटनाएं घटित होती है, समाज में जो कुछ स्थिति उभर कर सामने आती है, वही एक साहित्य में उभर कर सामने आ जाता है। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां क्या कि एक तरह से कवि पहुंच जाता है और नब्ज टटोल देता है, एक तरह से क्या कि वो कर लेता है कि हाँ समाज में, इस वातावरण में क्या हो रहा है। वही बात एक साहित्यकार में होती है। और समाज में जो भी स्थिति छोटी से लेके बड़ी तक बिल्कुल कहीं भी छुपी हो, कहीं भी क्या कि चूहे के बिल में, उसको भी क्या कि एक तरह से ऐसे बटोर देगा, ऐसे खींच लेगा जैसे कोई चुंबक खींच रही है। तो एक साहित्यकार एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा मजबूत क्या कि लठ और खंभ है जिसमें क्या कि सारा समाज की सारी समस्याओं को उठा देता है। इसलिए समाज का दर्पण है क्या कि अपने काल के सामाजिक जीवन की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। समाज में जो भी कुछ स्थिति क्या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है, उनकी स्पष्ट स्थिति क्या उसमें दिखलाई पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में जिस समय जैसी परंपराएं, रीति नीतियां और आचार विचार प्रचलित होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस काल के साहित्य में स्वतः ही हो जाती है। जो भी समाज में कुछ घटनाएं घटित होती है, जो भी कुछ समाज में उठापटक होती है, समाज में क्या कि नैतिकता, मानवता, भाईचारा या लड़ाई दंगे या समाज क्या कि एक तरह से अनाचार, दुराचार, पापाचार, जो भी कुछ स्थिति समाज में देखने को मिलती है, वो उभर कर साहित्य में आ जाता है। तो वही स्थिति क्या कि एक तरह से क्या कि हर निबंधकार का, हर साहित्यकार, रचनाकार का उद्देश्य, लक्ष्य होता है। सामाजिक जीवन को उस काल का साहित्य भी पूर्णतः प्रभावित करते हैं। सामाजिक जीवन को उस काल का साहित्य भी पूर्णतः प्रभावित करता है। समाज का जो जीवन है उसमें रहन सहन कैसा है, खान पीन कैसा है, परिधान कैसा है, उठना बैठना कैसा है, बोलचाल कैसा है, वो सारा साहित्य का समेट लेता है। इस तरह साहित्य समाज के सामूहिक जीवन को सहज रूप में क्या अभिव्यक्त करता है। कहने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं कहूंगा कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि वहां पहुंच जाता है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा समय लेकर मेन बिंदु पर आते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, इसका व्याख्या भाग। पहले व्याख्या पढ़ता हूं, फिर उसकी कठिन शब्दार्थ, प्रस्तुत, प्रसंग सूर्य और व्याख्या, और फिर विशेष। मनुष्य के संबंध में इस अनुलंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी तो क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी तो प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार देखा जाता है। इसलिए साहित्य यदि जनसमूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का साहित्य, किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। कठिन शब्दार्थ, अनुलंघनीय का अभिप्राय जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। उच्छ्वास का अभिप्राय गहरी सांस। परिताप जनित का अभिप्राय दुखी आंच से उत्पन्न। दर्भ मीन्स घमंड। उन्मेष का अभिप्राय पलक खोलना। चित्रपट का अभिप्राय सिनेमा और कौम का अभिप्राय जाति, और परिस्फुट का अभिप्राय प्रकट होना। प्रसंग,
प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने साहित्य का समाज से घनिष्ठ संबंध दर्शाया गया है। लेखक के अनुसार जिस समय समाज में जैसा वातावरण होता है उस काल में साहित्य सृजन भी उन्हीं भावनाओं के अनुरूप होता है। बात वही है कि समाज में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है, जैसा वातावरण होता है, जैसा रहन सहन चाल चलन जो भी होता है, वो साहित्य सृजन क्या कि उन्हीं भावनाओं के अनुरूप होता रहता है समय और परिस्थितियों के अनुसार। वही बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। जनसमूह है वो क्या कि हृदय जैसी भावना जैसी है व्यवस्था है उसी के अनुसार के साहित्य समय समय पर क्या कि लिखा जाता रहा है। व्याख्या, मानव स्वभाव का यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य के सुखी होने अथवा दुखी होने की स्थिति उसके चेहरे के भावों से स्वतः ही प्रकट हो जाती है। ठीक उसी भावना का अनुसरण साहित्य भी करता है। किसी स्थान विशेष के समाज की किसी काल विशेष के में क्या परिस्थितियां रही उन्हीं के अनुरूप ही साहित्य की संरचना होती है। यही कारण है कि किसी काल विशेष में वीर रसपूर्ण साहित्य की संरचना मिलती है तो किसी काल विशेष में श्रृंगार रसयुक्त साहित्य कवि भक्ति भावों सरोवर साहित्य की संरचना मिलती है। इसी प्रकार से सामाजिक स्थिति के अनुरूप साहित्य सृजन में विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार से यदि साहित्य को मानव समाज के चित्त का चित्रपट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी देश विशेष की स्थिति का यदि इतिहास पढ़कर वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो केवल ऊपरी ज्ञान ही प्राप्त होगा, परंतु वस्तु स्थिति का ज्ञान इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, परंतु साहित्य के अनुशीलन से किसी मानव समाज की आंतरिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विशेष में मनुष्य की मनोदशा का ज्ञान उसके चेहरे के भाव से हो जाता है। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और समाज में जिस प्रकार का वातावरण होता है साहित्य में भी उसी प्रकार के भाव झलकते हैं। अर्थात एड़ी से लेकर चोटी तक चेहरा पे क्या भाव झलकते हैं, कैसा भाव भंगिमा होती है, कैसी बॉडी लैंग्वेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसी हिसाब से क्या कि साहित्य में क्या कि चित्रण होता रहता है। उसी प्रकार साहित्य में क्या कि रचना होती रहती है। वही बात क्या कि बालकृष्ण भट्ट जी कहना चाहते हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंत में एक बार यही कहूंगा, जैसे समाज में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वही क्या कि एक तरह से जीवन यापन की सारी बातें, जीवन की सारी बातें साहित्य में उभर कर आ जाती है रचना के रूप में। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।